नमस्कार। पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। हमने पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, नहीं सिंधु सभ्यता के बारे में जाना। हड़प्पा सभ्यता का खात्मा 1500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास ख़त्म होती है। नहीं, उसके बाद एक नई जीवन शैली देखने को मिलता है सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जो पाकिस्तान के क्षेत्र थे, नहीं इंडिया भी कुछ आ जाता है उसमें, भारत का भी। तो एक नए प्रकार का जीवन शैली देखने को मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, उनका खात्मा सब अलग अलग बनाए दिए हैं। किसी ने कहा है कि जो आर्य थे ना, उसके बाद जब आए 1500 से 1700 के बीच आर्य जब आए तो वो अटैक किए उन पे, और इस तरह से युद्ध हुई, और इस तरह से सिंधुवासी का जो सिंधु सभ्यता के जो लोग सब थे सप्त सिंधु प्रदेश के, उसका खात्मा हुआ। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आई, नहीं क्योंकि वो नदी के किनारे किनारे बसे हुए थे, पढ़े भी होंगे, तो बाढ़ आई और सब स्वाहा। इस तरह से सब अलग अलग विचार विमर्श किए। तो पिछली वीडियोज़ में हमने सारी बातें कह दी हैं। अब हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। नहीं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? एक मिनट अच्छी तरह से लिख दूं। वैदिक काल। या इसे हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। समय लग जाएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझते चलिए, ठीक है। तो 1500-1700 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ, और एक सप्त सिंधु प्रदेश में, इसको एक कहानी के तौर पर सुनिए। मतलब ये जो है ना, पहली वाली जो वीडियो है वैदिक काल की, तो इसको मैं एक कहानी के तौर पर सुना रहा हूँ, आप उसको सुनिए ताकि दिमाग में पहले से खाका बनी रहे, तो मैं आगे कहूँ वो आसानी से आप समझ जाएंगे, ताकि आसानी से आप समझ जाओ, ठीक है। तो 1500 से 1700 शुरू करते हैं। 1500 से 1700 के ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ। सब अपना अलग अलग विचार दिया। बाढ़ से ये हुआ होगा, जब आप अध्ययन करोगे ना तो पता चलेगा। उसके बाद एक नई तरह की जीवन शैली सप्त सिंधु प्रदेश में देखने को मिला। नई तरह की शैली देखने को मिला। वो देखा गया कि उसका जो रहन सहन था ना, जो 1500-1700 ईसा पूर्व के बाद वाली कुछ प्रमाण मिले, जैसे हड़प्पा सभ्यता की प्रमाण जो मिला हमें, किससे मिला? खुदाई की है ना, तो उससे हमें प्रमाण मिला। खुदाई से हम जाने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली, आप पढ़े भी हैं। और क्या बोलते हैं उसको, सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता की क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जानकारी मिली। फिर उसके बाद एक नई तरह की जीवन, मानी 1500-1700 के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, एक नई तरह की जीवन शैली देखने को मिला हमें। और वह जीवन जो शैली हमें मिली, उसका प्रमाण हमें 4 वेदों से प्राप्त हुआ। नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों से इनकी जानकारी मिली। इसीलिए इन्हें आर्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सारी जो बातें थी आर्य के बारे में थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वैदिक काल की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो 4 वेदों से प्राप्त हुई है, नहीं, और आर्यों की भी जानकारी वहीं से प्राप्त हुई। तो ये 4 थे, वेदों से हमें जानकारी मिलती है। तो कहा जाता है कि जब 1500 से 1700 ईसा पूर्व के पास ख़त्म हुआ,
हड़प्पा सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश में जब खत्म हो गया तो सप्त सिंधु प्रदेश में एक नई तरह की जीवन शैली देखने को मिली, और वो जो जीवन शैली थी उनका प्रमाण हमें 4 वेदों से मिला। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान ना। तो कहने का मतलब है कि जो प्रमाण मिला ना उसमें पाया गया कि जो हम पढ़े थे हड़प्पा सिंधु के बारे में और वैदिक काल के लोगों के बारे में जब जाने तो दोनों में मतलब बहुत का अंतर था, आकाश पाताल का अंतर था। दोनों की रहन सहन, खान पीन और उठना बैठना, तौर तरीका, बोलने का बहुत सब चीज़ अलग था, कहने का तात्पर्य है। तो काफ़ी मतलब भिन्न था, अलग था। ऋग वैदिक काल के बारे में मैं कह दूं कि देखिए ऋग वैदिक काल के की जो जानकारी मिलती है ना आर्यों के बारे में, ऋग्वैदिक काल से उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं या ऋग्वैदिक संस्कृति कहते हैं। बाद में जो है ना मतलब हमको लग रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वैदिक काल लगभग 500 वर्षों तक का रहा। फिर उसके बाद जो था ना 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास जो था वो उत्तर वैदिक काल का काल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल जो था ना हमको लग रहा है जैसे ऋग्वैदिक काल जो था ऋग्वेद से जो जानकारी हमें मिली थी ऋग्वैदिक काल में उसमें आर्यों की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद के जो 3 वेद हैं यानी कि अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको बाद में उसमें जोड़ा गया। मेरी बात आप समझ रहे हो। ऋग्वेद की जानकारी हमें मिला है, फिर बाद में जो है अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद जो था उसको बाद में इसमें अटैच्ड किया गया। नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि ये तो एक परिचय के तौर पे है, कहानी के तौर पे इसको लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के लोगों की बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ना वो कबलियाई थे। कबलियाई समझते हैं? कबलियाई होता है जो आर्य जनजाति जो मतलब एक जगह नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ, जो पशु पर पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे, मतलब पशु ही सब कुछ था। गाय ऋग्वेद में गाय के बारे में कह रहा हूँ। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ना वो गाय चराते थे। नहीं, बैल का उतना महत्व नहीं था। बैल का महत्व बाद के जो उत्तर वैदिक काल में जो कहा गया अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में, उसमें उसका वैल्यू है। नहीं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के लोग एक जगह नहीं थे, एक जगह नहीं रहते थे, चूँकि कबलियाई थे, गाय पर पूर्ण रूप से निर्भर था, खेती नहीं होती थी, जो चीज़ भी उपजता था उसे खाकर रह जाता था। और कबलियाई थे तो युद्ध उसमें होता था, चूँकि चारा का स्थान जब जैसे यहाँ पे गाय चरा रहा है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता था कि वहाँ पर जो खाने पीने का जो सामान था गाय का या जो भी चीज़ वो खाते थे, क्योंकि खेती नहीं करते थे, तो खाने के बाद क्या जो भी चीज़ बच जाता था, जो भी चीज़ अपने से जो उपज होती थी उसको खा कर रह जाते थे, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता था तो दूसरे जगह चले जाते थे। और दूसरे जगह जाते थे ना तो दूसरे कबीले के जो लोग थे उससे क्या होता था, युद्ध करता था, झगड़ा कर लेता था कि क्योंकि अब ये मेरा स्थान है। तो उसका दो गो पैसा था, खास करके अगर देखा जाए तो एक गाय चराना और दूसरा युद्ध करना। युद्ध इसलिए करते थे गाय के लिए, गाय ही सब कुछ था। उसको कहा जाता है कि जिसके पास ज़्यादा अधिक गाय थी वही सर्वश्रेष्ठ रहता था। और इसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था वंशानुगत था, परंपरा था। मतलब कबीले के जो मेन हेड होते थे ना वो बुजुर्ग रहते थे, फिर उसके मरने के बाद जो होता था वो, और क्या बोलते हैं उसको, भाईचारा व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था जो थी कैसी थी, भाईचारा थी। क्योंकि एक मिनट, भाईचारा व्यवस्था थी
तो लड़ाई उतनी नहीं होती थी। अब भाईचारा से मतलब है कबीले जो थे ना, जैसे एक है तो दो एक थे ना, जो एक है तो एक से बहुत सारे लोग हो जाते थे। तो बहुत मतलब सब एक ही का है, लेकिन सबका मुखिया अलग अलग हो जाता था। सबके घर में अलग अलग, जैसे कोई श्रेष्ठ है तो उसका अलग हेड हो जाता था, उसका एक अलग होता, लेकिन सबका एक था जो सबके दाता थे। मतलब दाता नहीं कह सकते उसको, मतलब सबसे हेड थे, उसी से सब आया था, तो वो सबका हेड होता था। बाकी सबके अलग अलग कबीले तो थे, लेकिन सब भाईचारा में रहता था क्योंकि सब एक था। खान पीन की व्यवस्था करें तो मैं पहले ही कह दिया हूँ कि खेती तो होती नहीं थी, जो मिलता था वो खा लेता था। गाय पर आश्रित था, दक्षिणा के रूप में गाय ही देता था और गाय ही लेता था। एक और बात, ऋग्वेदिक काल में अगर आप ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल जो है ना, जिसमें क्या कहा गया है, 4 वर्णों की बात हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और कौन सा है, वैश्य और शूद्र, यही है ना। हाँ, तो 10वें मंडल में बात हुई, लेकिन ऋग्वेदिक काल के जो 10वां मंडल है ना, वो बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं। ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। आप पढ़ोगे, हालांकि चर्चा होगी जब हम पढ़ेंगे तो बाद में जोड़ा गया। और उसमें कहा गया कि ब्रह्मा के जो सर से जो उत्पन्न हुआ उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वो सर से उत्पन्न हुआ। उसके बाद भुजा से जो मतलब यहाँ से उत्पन्न हुआ उसको हम क्षत्रिय नाम दे दिए। उसके बाद जंघा से ब्रह्मा का जो उत्पन्न हुआ उसे हम वैश्य कह दिए। और क्या था, पैर से जो उत्पन्न हुआ उसे हम शूद्र कह दिए। कहने का मतलब है कि सबसे नीचे वाले भाग से जो शूद्र हुआ तो इसलिए वो छोटा हो गया, और यहाँ से ब्रह्मा के सर से उत्पत्ति हुई, वह ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण श्रेष्ठ था। तो ये दिखा रहा है। बट लेकिन ऋग्वेदिक काल के जो मूल ऋग्वेदिक है नहीं, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, इस चीज़ों को बाद में जोड़ा गया। जैसे अगर आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे ना, आप पढ़ोगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है महिला की जो महिला की जो व्यवस्था जो थी ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद अभी भी देखिए, अब धीरे धीरे अच्छी हो गई है। मतलब मैं मॉडर्न अभी की बात कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप ऋग्वेदिक काल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस काल में भी महिला सब की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी। नहीं, इधर आकर बीच में आकर ये सब ऐसे वैसे कर दिया। लेकिन ऋग्वेदिक काल की बात अगर करें, जैसे हम 1700 से 1000 ईसा 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी कि 600 वर्षों की जो बीच वाली जो भाग है उसमें की बात करें, तो उसमें जो है महिला की जो व्यवस्थाएं हर चीज़ अच्छी थी, कहने का तात्पर्य है। किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, उसके बाद जो है आर्थिक की बात करें तो आर्थिक, क्योंकि खेती होती नहीं थी तो खेती का कोई वैल्यू नहीं था। नहीं, क्योंकि ज़मीन का वैल्यू तो बढ़ जाता है ना जब हम खेती करते हैं या कुछ व्यवसाय या बिजनेस करते हैं। नहीं, तो ज़मीन के लिए उतनी विवाद नहीं होती थी। गांव घर में अभी देखिए, अरे मत पूछिए, छोड़िए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने लगा, कपार हाथ फोड़ लेता है, पता नहीं कब दिमाग आएगा। तो कहने का मतलब है, झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी, युद्ध होती थी। नहीं, एक कबीले के दूसरे कबीले से होती थी युद्ध, लेकिन बहुत कम, जनरली भाईचारा के रूप में रहते थे। आर्थिक नहीं थी, पूर्ण रूप से गाय पर निर्भर था, बैल का कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि खेती नहीं होती थी। और बाद बहुत से लोग कहते हैं कि जो है आर्य सब जो था ना वो भारत का ही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मध्य एशिया से है। कोई कहा नहीं यार उधर से आया है। सब अपना अपना विचार दिया। ऋग्वेदिक काल में जो है ना, अपने यहाँ का दयानंद सरस्वती भी अध्ययन किए थे, दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती बोले कि तिब्बत का है शायद, हाँ मैं सही हूँ, तिब्बत से आया। फिर एक था तिलक करके नाम था उनका, वो कहे नहीं उत्तरी ध्रुव से आया है। उत्तरी ध्रुव से कैसे आया गया है? भारत एक गर्म
जलवायु वाला प्रदेश है, तो फिर वहाँ से वो रह नहीं सकता। जो उत्तरी ध्रुव से ध्रुव के निवासी भारत में रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये गर्म स्थल है नहीं। तो सब अपना अपना तर्क दिए, हम सब पढ़ेंगे जब पढ़ाई होगी शुरू करेंगे तब। फिलहाल इसे कहानी पर आप लीजिए, एक कहानी के तौर पे। ऋग्वैदिक काल में ना सिंधु नदी की चर्चा जो है काफ़ी बार हुई है नहीं, जबकि यमुना नदी की गंगा नदी की चर्चा एक बार हुई है। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास रहा बसा था आदमी, तो इसलिए सिंधु नदी की चर्चा अधिक हुई है। गंगा नदी की चर्चा एक बार हुई है, जबकि यमुना गंगा, सिंधु गंगा और यमुना पश्चिम में। अगर आपको याद हो नदी वाले, तो आप समझो कि पश्चिम में चूँकि सिंधु नदी गंगा नदी के पास, गंगा नदी से ज़्यादा नज़दीकी सिंधु नदी है यमुना। मतलब कहने का मतलब है जैसे गंगा नदी है ना, और यहाँ पर सिंधु नदी है और पश्चिम में यमुना नदी, तो गंगा नदी से अधिक नज़दीकी यमुना पड़ जाता है सिंधु की। तो इसीलिए यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है। बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है नहीं। अगर 24 की 25 बार जो है ना सिंधु नदी की चर्चा हुई है। उसके बाद सरस्वती नदी की भी चर्चा हुई है नहीं, ऋग्वैदिक काल की बात मैं कर रहा हूँ नहीं, सबसे अधिक। उसके बाद एक और है, सरस्वती नदी को कुछ बोलते थे वो लोग, क्या बोलते थे, गतम्य करके, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। कुछ था, मैं जब पढ़ाऊँगा अगली वीडियो तो उसमें मैं डाल दूँगा। गतम्य करके था, जिसका मतलब होता है, 1 मिनट मैं अभी आपको मैं बता दूँ अगर सही हूँ तो। कहाँ गया नोट, सब खोलना पड़ेगा नोट्स। अरे रहने दे, बाद में बता दूँगा। चल दूसरी वीडियो में आपको कह दूँगा। गतम्य क्या, नदीत्मा, हाँ नदीत्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कहाँ गया मार्कर, नदी, अरे ललका मार्कर आ गया। अभी नोट से रखा है, मैं ऐसे ही वीडियो बना दिया हूँ। नदीत्मा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को, जिसका अर्थ होता है नदियों की माँ नहीं, नदीत्मा। तो इस सब की चर्चा हुई है। तो ये छोटी सी एक परिचय के तौर पर थी। अब जान गए होंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कैसे थे, किस तरह से उनका जीवन निर्वाह था नहीं। पूरी तरह पशु पर वो थे, कबीलाई थी नहीं, कबीले के लोग मुखिया होते थे। खेती होती थी, खेती थी नहीं, खेती होती नहीं थी, खेती करते नहीं थे। जो नेचुरली उपज होती थी उसको खा पी कर रह जाते थे। तो यही सब थी। बाकी चर्चा जो हम पढ़ेंगे, जो शुरुआती होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जो छूट गया होगा उसको अगली वीडियो में हम कवर करते चलेंगे। नमस्कार।